सवाल भी है। सवाल है कि क्या आरबीआई से जुड़ा अध्यादेश विमुद्रीकरण पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करेगा और आम लोगों को काले धन के खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इसी सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी। शुभमोय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही आम लोगों के दिमाग में भी है और सबके दिमाग में है कि इस अध्यादेश की क्या ज़रूरत थी, किस तरह से ये तस्वीर बदलेगा। अध्यादेश की इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि 8 नवंबर को जो डिमोनेटाइजेशन किया गया वो एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से किया गया और हमेशा उस पर उस वक्त भी चर्चा किए थे हम लोगों ने और अभी भी वो कानूनी तरह से सिद्ध है कि सरकार 500 या 1000 का जो नोट है उसको डीलीगलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको डीमोनेटाइज यानी कि उसको एकदम ही करेंसी से उसके स्रोत से अलग कर देना तभी कर सकेंगे जब उनके पास एक लॉ है। तो वो लॉ अभी तक नहीं था। अगर ये अध्यादेश और जब ये कानून बनेगा तब तक जो 500 और 1000 के नोट है वो लेने से आरबीआई इनकार नहीं कर सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि अभी आरबीआई ने इस वक्त तक जो भी 500-1000 के नोट वापस लिए थे वो एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन यानी कि हम डीलीगलाइज कर रहे हैं, इसके वापस ले रहे हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट था, तो वो बैलेंसिंग एक्ट के अंदर चल रहे थे। तो और चूंकि हमारा 1978 से, जिसका आपने जिक्र किया कि 1978 में हमने एक अध्यादेश पारित किए थे जो बाद में लॉ के रूप में आ गया था कि 1000 का नोट हो या दूसरे जो बड़े नोट्स हैं 5000 के 10,000 के, तो अभी तो 1000 वाला ही उसमें रिलेवेंट होता है। इन नोट्स को विड्रॉ करने के लिए या इनको नया नोट इंट्रोड्यूस करने के लिए सरकार को कानूनन एक स्कीम लाना, कानूनन लॉ लाना, मतलब एक लॉ लाना पड़ेगा। ये लॉ इसलिए यशवंत सिन्हा ने जब 1000 का नोट इंट्रोड्यूस किए थे उन्होंने ऑर्डिनेंस, फिर से एक ऑर्डिनेंस पारित करके इनको 1000 के नोट इंट्रोड्यूस किए थे। अभी चूंकि ये विड्रॉ किए जाने हैं और एक 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया है और 500 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अभी अगर आगे अगर 1000 का भी नोट आएगा तो वो ये कानून से वैध होंगे। आम लोगों के नज़रिए से देखें तो जो एक स्थिति बन रही है और हम जानते हैं कि 30 दिसंबर भी नज़दीक है, कितना महत्वपूर्ण है ये कदम उस लिहाज से कि एक तरह की राहत भी है शायद, अगर इसको हम समझें कि 30 तारीख के बाद भी अगर आपके पास पर्याप्त कारण हैं तो आप जमा कर सकते हैं मार्च तक पुराने नोट। आम आदमी के लिए ये वाला चीज़ कुछ बहुत ज़्यादा उनके लिए रिलेवेंट नहीं है। हाँ। क्योंकि उनके लिए जो दिनचर्या में जो बेसिक ज़रूरत है वो ये है कि 500 और 1000 के नोट 2000 के नोट अधिक संख्या में और एक्यूरेट संख्या में मिले। तो वो तो अलग प्रोसेस है, वो तो आरबीआई के साथ उनका नाता है कि बैंक्स के पास एटीएम में वो करेंसी आके पहुंचे, उससे इसका खास कुछ लेन देन नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट में जैसे बहुत सारी याचिकाएं पेश की सुनवाई चल रही है, इन सारी चीजों में सरकार का पोजीशन वैध है या नहीं, उस पर आर्ग्यू करने के लिए ये एक पोजीशन को क्लियर करना जरूरी था। तो ये मैं कहूँगा एक कानूनी दांवपेच है। वो लोगों के जो कैश आने का और बाकी सारे जो प्रोसेस है उससे इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अब इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह से हम जानते हैं कि जो आकलन आ रहा है कि जो जितने पैसे बैंकिंग सिस्टम में आने थे लगभग उसका 90% आ चुका है। ऐसे वक्त में ये जो कदम है इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको आपसे इसी तरह से ही है कि ये नोटों का जो डिमोनेटाइजेशन का जो सिलसिला जो शुरू किया गया था उसका लीगल बेसिस पे एक साउंड लीगल बेसिस पे फुटिंग पे खड़ा करता है कि क्योंकि अभी तक जितने सारे नोटिफिकेशंस जा रहे थे वो नोटिफिकेशंस एक दूसरे को रेफर कर रहे थे कि वो पहले नोटिफिकेशन आ रहा है उसके तहत मैं फलाना स्टेप ले रहा हूँ। जैसे अभी बहुत सारे जो स्टेप्स लिए गए थे, अभी उन सारे स्टेप्स को जिसे कहते हैं इरेज करके सरकार उन सबको इस ऑर्डिनेंस के तहत लाएंगे। तो जितने सारे जो आरबीआई ने जो जितने सारे ऑर्डर्स इशू किए हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जितने सारे ऑर्डर्स इशू किए उनका कानूनन बेस बन जाता है। और देश का जो करेंसी है उसके एक कानूनन बेस होना जरूरी है ना, कि आप किस प्रक्रिया से किस
बेसिस पे आप उनमें किसी को कोई बदलाव ला रहे हैं। तो उस वक्त जो बदलाव लाया गया था वो उस वक्त स्पेशल सर्कमस्टांस होने के नाते वो लाया गया था, लेकिन अभी चूंकि वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस काफ़ी निकल चुका है, अभी इस वक्त टाइम है इसके बारे में पूरी प्रक्रिया को ख़त्म करने, मतलब कंप्लीट करने का। तो वो जो चेन है उस चेन को एक पूरी तरीके से खत्म किया, मतलब कंप्लीट किया जाता है। और जो काले धन के खिलाफ जो मुहिम है और जिसमें जो कहा जा रहा है कि इस अध्यादेश में कई सारी ऐसी बातें होंगी, हालांकि उसके जो एग्जैक्ट पॉइंट्स है वो अभी सामने आने हैं। जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट से कहा जा रहा है कि पेनल्टी के प्रावधान हो सकते हैं, दूसरे कदम हो सकते हैं। तो जो काले धन के खिलाफ मुहिम है उसके नज़रिए से देखें तो कितना दूरगामी और कैसे इसको हम आकलन कर सकते हैं? देखिए, काले धन के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अगेन उस पर बात यह है कि ये सिर्फ फाइनल स्टेप्स नहीं है, अभी इस पर आगे बहुत सारे कदम लेने की प्रक्रिया जारी है। तो वो अगर उस पर और उनके बहुत सारे केसेस जो हैं वो कोर्ट में भी आएंगे, तो कोर्ट में निश्चित ही ये एक सवाल उठेगा कि सरकार का जो प्रोसेस था वो ड्यूली सर्टिफाइड बाय लॉ था या नहीं। तो ड्यूली सर्टिफाइड बाय लॉ तभी हो सकता है जब वो उसके पीछे एक पार्लियामेंट का सैंक्शन रहे। तो पार्लियामेंट का सैंक्शन तभी आ सकता है जब एक बिल पारित हो जाए, और वो बिल पारित करने के लिए ये पहला कदम है। तो अब ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, और ऑर्डिनेंस इसलिए इशू करना खासकर ज़रूरी था दिसंबर 30 के से पहले, क्योंकि अगर अभी बैंक्स से फिर से किसी को जो कैश देने का जो चांसेस था वो ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो अभी उसको ख़त्म करके सिर्फ कहा जाएगा कि भाई आरबीआई के पास ही अब जाइए। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स काफ़ी, इनमें जिसे कहते हैं लीगल बेसिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छा टाइम है इसको इशू करने का। ठीक है। एक इसमें और जानने वाली बात है कि आरबीआई के पास आप सीधे जमा कर सकते हैं, बैंकों में जमा नहीं कर पाएंगे 30 तारीख के बाद। ये किस तरह की प्रक्रिया हो सकती है, इसको लेकर कैसे समझा जा सकता है? मोटा मोटी जैसे आपने फिगर आपने बताया कि ज़्यादातर नोट्स जिनके खुदरा, जिनके पास नोट्स था, जिनको देना था, जिनके पास नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के चलते नोट्स आ गए थे, वो सारे दे चुके हैं। ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है कि भाई हम अभी 2 महीना हो गया और हमको पता ही नहीं चला या हमको मौका ही नहीं मिला पैसा वापस करने का, तो वो इट्स इम्पॉसिबल। एक इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन किसी के पास अगर ठोस कोई अमाउंट है या रीजन नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई सॉलिड अमाउंट, अगर बड़ा अमाउंट अगर है, वो अमाउंट तो निश्चित ही आरबीआई पूछना चाहेंगे कि भाई 2 महीने तक आपके पास इतना कौन सा बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं था, या कौन सा मुश्किल सामने आ गई थी कि जिसके लिए आप 2 महीने तक आप वापस नहीं कर पाए। 50 डेज काफ़ी लंबा अरसा होता है, और जब छोटे छोटे बाकी सारे लोग लाइन में खड़े होकर पैसा वापस दिए हैं, तो आप अगर इतना आपके पास एज ए बिग मैन आपके पास इतना पैसा था, आप क्यों नहीं दे पाए? बिल्कुल। आखिरी में कि अब जानते हैं 30 तारीख का बिल्कुल नज़दीक है, 2 दिन बचे हैं। ऐसे में ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके बाद भी इसकी समीक्षा और तमाम तरह की बातें होंगी। कैसे देखते हैं अब इस पूरे 50 दिन को? और हम जानते हैं कि बैंकों में स्थिति अब बहुत बेहतर हो चुकी है, अब लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को अब कैसे आप देखते हैं जब 2 दिन बचे हुए हैं? ऐसे में अभी 2 दिन के बाद 1 जनवरी से फिर से सैलरी साइकिल शुरू होगा, तो लोगों ने एक बारी नवंबर 8 के बाद एक बारी लंबी लाइनों की कतार लग चुकी थी जब पहला दौर था। फिर उसके बाद 1 दिसंबर से जब सैलरी साइकिल आया तो उनके लिए काफ़ी लंबी लाइनें हुई। अभी अगर 1 जनवरी, इसलिए उस वक्त 1 जनवरी से 5 या 7 जनवरी तक, इस दौरान क्या लोगों की एक्सपीरियंस होती है, वो मुझे लगता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा, और उससे पता भी चलेगा कि सच में डिमोनेटाइजेशन के चलते उसके बाद जो बैंक्स में जो कैश वापस किए गए उसमें फिर से कैश इकोनॉमी में आया है, वो कितना हद तक स्मूदन हुआ है, वो चीज़ पता चलेगा फर्स्ट ये अगले न्यू ईयर से ही चलते हुए, और वो एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं सरकार के लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।